हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए। सब्जेक्ट है EDDE फर्स्ट। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर के हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों जैसा कि हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था इंटरनल वायरिंग का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर डायरेक्ट आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो वो चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन यानी पावर वायरिंग जिसे भी कहते हैं। तो ये वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है आपकी तरह आपको और वीडियोज़ लाने के लिए और नए नई चीज़ें आपको दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन आपका उसके अंतर्गत पावर वायरिंग आती है। तो पावर वायरिंग क्या होती है आइए जानते हैं। ये आपके UPBT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। पावर वायरिंग वह वायरिंग है जिसमें पावर डिवाइस, मोटर, ट्रांसफार्मर, 15 एम्पीयर सॉकेट को इंटरनल वायरिंग के तरीके से ही सप्लाई दी जाती है। पावर वायरिंग के लिए आपका देखिए सिंपल भाषा में पावर वायरिंग वह है आपमें जिसमें पावर डिवाइसेस आती हैं, मोटर, ट्रांसफार्मर ये सब आती हैं। और पावर वायरिंग जो आपका इंटरनल वायरिंग के तरीके से ही की जाती है, देखिए इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। पावर वायरिंग के लिए मेटल पाइप या मेटल कंड्यूट का प्रयोग किया जाता है। जो आपकी पावर वायरिंग होती है उसमें आपका मेटल कंड्यूट यूज़ करेंगे या फिर मेटल पाइप, इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ किया जाता। पावर वायरिंग IE रूल यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 50 व 51 के अनुसार की जाती है। हमारी जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग पावर वायरिंग करते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। पावर वायरिंग निम्न दो प्रकार से की जाती है। तो दो प्रकार से की जाती है। पहला है 15 एम्पीयर के लिए पावर वायरिंग, दूसरा है मोटरों यानी मोटर्स के लिए पावर वायरिंग। पहले हम 15 एम्पीयर सॉकेट के लिए पावर वायरिंग करते हैं, फिर उसके बाद मोटर्स के लिए करते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगली हेडिंग है हमारा इसी में रूल्स फॉर पावर वायरिंग यानी पावर वायरिंग के नियम। जो अगर हम जैसे हमारा इंटरनल वायरिंग में था कुछ रूल्स थे जिसके अकॉर्डिंग हमने इंटरनल वायरिंग की थी, उसी तरह हमारा इसमें पावर वायरिंग में भी रूल्स हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो आप चलिए बढ़ते हैं आगे। पावर वायरिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है हमारा, सभी मोटरों को चलाने के लिए उसके स्टार्टर मोटर के पास ही लगाने चाहिए। जो हमारे मोटर्स होते हैं उसको चलाने के लिए उसका स्टार्टर हमें पास में लगाना चाहिए, जिससे हम मोटर जल्दी से जल्दी ऑपरेट कर सके। देखिए अगर मोटर का स्टार्टर दूर रहेगा तो उसे आपको ऑपरेट करने के लिए बार बार दूर जाना पड़ेगा और ऑफ़ करने के लिए भी दूर जाना पड़ेगा, तो इससे आप मोटर के संपर्क में नहीं रहेंगे। अगर मोटर के पास ही स्टार्टर आप लगाएंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, आप जब चाहें उसे ऑपरेट कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पावर वायरिंग में कंडक्टर्स को ले जाने के लिए हैवी गॉज मेटल कंड्यूट पाइप में रिगिड कंड्यूट पाइप और फ्लेक्सिबल पाइप का प्रयोग किया जाना चाहिए। पावर वायरिंग में जो हमारा वायर्स को ले जाते हैं उसमें आप देखे होंगे बड़े बड़े वायर्स होते हैं इंडस्ट्री में। अगर नहीं देखे तो आप कभी विजिट पे जाएंगे या फिर आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, तो बड़े बड़े वायर्स होते हैं अधिक लोड के लिए, तो उनको ले जाने के लिए बड़े कंड्यूट, जितना देखिए कंडक्टर आपका जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से हम कंड्यूट का यूज़ करते हैं। कंडक्टर आपका अगर लाइट है तो लाइट वेट वाला यूज़ करें, कंडक्टर आपका हैवी है तो उससे भी ज़्यादा हैवी हम कंड्यूट पाइप्स वगैरह का यूज़ करते हैं ताकि वायर सुरक्षित रहें। ठीक, तो आई होप समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा थर्ड पॉइंट है आपका इसी में, प्रत्येक मोटर के लिए अलग अलग सर्किट का यूज़ किया जाता है। आपको देखिए हर मोटर के लिए अलग सर्किट यूज़ किया जाता है। अलग अलग सर्किट क्यों यूज़ किया जाता है, एक ही सर्किट हम अगर यूज़ करेंगे तो एक मोटर में अगर ख़राबी आती है
तो बाकी की देखिए जो मोटर्स हैं उसमें आपकी सप्लाई रुक जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फोर्थ में क्या होता है, मोटर स्विच। मोटर जो आपका मोटर का स्विच होता है, मेन स्विच जो यहाँ से सप्लाई आप लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जहाँ से सभी सप्लाई जाती हैं, स्टार्टर जो आपका मोटर का स्टार्टर जहाँ से मोटर को करंट जाता है, मेटल के कवर में बंद होने चाहिए। ये जितने भी चीज़ें हमारी हैं ये सब मेटल के कवर में बंद होने चाहिए ताकि ये सब खराब ना हो। ठीक है दोस्तों। तो रूल 5 है आपका, सभी स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, स्टार्टर, आयरन क्लैड स्विचेस आयरन क्लैड बोर्ड पर लगाने चाहिए। जो आपके सभी मोटर्स के जो स्विचेस होते हैं या आयरन क्लैड जो स्विचेस होते हैं वो आयरन क्लैड बोर्ड पे लगाने चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो सुरक्षित रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है 6, कंड्यूट के अंदर केबल में कोई जॉइंट नहीं होना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब कंड्यूट के अंदर कोई जॉइंट रहेगा तो मानिए वो कभी ख़राब हो सकता है, जॉइंट रहेगा, टूट सकता है, तो आप कैसे रिपेयर करेंगे उसको, जो कि कंड्यूट के अंदर हो चुका रहता है, तो दिक्कत आ सकती है ना। तो इसीलिए जॉइंट नहीं रखते। जैसा कि इंटरनल वायरिंग में हम भी जॉइंट नहीं रखते, तो वही कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे लागू हो जाती हैं, सेम वैसा ही। अगला पॉइंट है 7वां, पावर वायरिंग में कम से कम 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर या 1.93 mm स्क्वायर कॉपर कंडक्टर का उपयोग करना चाहिए। इससे कम का नहीं। इंटरनल वायरिंग में देखिए दोस्तों, हम 1.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम कंडक्टर ज़्यादातर यूज़ करते थे, इस वाले का बहुत कम यूज़ करते थे। और देखिए जबकि इसमें हमें साफ कह रहा है कि 2.5 mm स्क्वायर से कम नहीं कॉपर या एल्युमिनियम का होना चाहिए, 1.93 mm स्क्वायर का कॉपर का होना चाहिए। इससे कम का तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते क्योंकि हैवी लोड होता है मोटर के लिए। तो दोस्तों अगला है पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है, सभी मोटर फर्श से 20 सेंटीमीटर, जो आपके मोटर्स हैं फर्श से 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई की नींव बनाकर रखने चाहिए। अगर आपने कॉलेज में देखा होगा, लैब वगैरह में आपके यहाँ अगर लैब होगी तो आप वहाँ गए होंगे, जो मोटर से डीसी मोटर वगैरह देखे होंगे आपने, 3rd सेमेस्टर में होंगे जब, तो देखा होगा डीसी मोटर वगैरह का जो प्रैक्टिकल कराए वहाँ पे देखा होगा मोटर से नींव बनाई हुई थी, बेस टाइप का फाउंडेशन, वो आपका रहता होगा 20 से 50 सेंटीमीटर का रहता है, इसी बीच में रहता है। तो उस पर देखा होगा आपने सारी मोटर्स उस पर रखी हुई थी। ज़्यादातर जो मशीनें होती हैं सभी नींव बना के फाउंडेशन बनाकर रखी जाती हैं, तो ये वही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 9 पॉइंट, मोटर स्विच व स्टार्टर मोटर के पास दीवार या स्टैंड पर लगाए जाने चाहिए। जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं वही चीज़, मोटर स्विच जो होता है आपको पास वाली दीवार पे लगा रहना चाहिए या फिर आपका स्टैंड है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोटर दीवार से, जो आपकी मोटर है वो दीवार से कम 0.70 मीटर या फिर 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर ले लीजिए आप, दूर होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो आपकी मोटर जो लैब में लगाई जा रही है या कहीं भी इंडस्ट्री में लगाई जा रही है तो उसके आसपास कोई ना कोई तो दीवार होगी, वहाँ से उसकी डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11 यानी 11वां रूल, मोटर स्विच, स्टार्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन स्विच फर्श से, जो आपके ये स्विचेस हैं ये सब फर्श से 1.5 मीटर, इन सब की फर्श से ऊंचाई तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए या फिर होने चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 12, वायरिंग एचआर यानी हॉरिजॉन्टल रन फर्श से 1.5 मीटर या 2.5 मीटर ऊपर हो सकता है, इससे नीचे नहीं हो सकता। ठीक, रूल नंबर 13, सभी मोटर, जो आपके जितने भी मोटर हैं फर्श से यानी फ्लोर से 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फाउंडेशन बनाकर रखने चाहिए। ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 14, यदि वायरिंग अंडरग्राउंड की गई है, तो आपकी जो वायरिंग है अगर अंडरग्राउंड यानी दीवार के अंदर से गई है तो ट्रंच की गहराई 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ट्रंच क्या है, वो जो आपका वायरिंग से पहले जो दीवार में गड्ढे किए जाते हैं वही ट्रंच है, उसको गहराई जो है 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 15 नेक्स्ट, मेन स्विच से मोटर स्विच तक, जो आपका मेन स्विच है जहाँ से मोटर में सप्लाई हो रही है वहाँ से, और मोटर के पास भी तो कोई स्विच होगा वहाँ तक, कंड्यूट
रिगिड कंड्यूट पाइप का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 16, मोटर स्विच से मोटर स्टार्टर तक 0.5 मीटर की फ्लेक्सिबल कंड्यूट पाइप का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप क्यों यूज़ करनी चाहिए? आपने देखा होगा अपनी लैब वगैरह में, वहाँ पे एक प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल पाइप आती है जिसमें पुराने टेलीफोन्स की तरह यूँ राउंड राउंड बने रहते हैं कुछ, तो वो वाली यूज़ की जाती है। इसलिए यूज़ की जाती है कि हम वायर्स को किसी भी डायरेक्शन में बोर्ड हमारा हो तो घुमा फिरा सकें और टूटे फूटे ना। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट 17, मोटर स्टार्टर से, जो आपका मोटर है स्टार्टर, यहाँ स्टार्टर होगा, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल, मोटर का कोई टर्मिनल होगा, तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इतना ये हमारे रूल्स थे 17। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मोटरों के लिए विद्युत धारा की गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ करंट फॉर मोटर। कैलकुलेशन हमें किसकी करनी है? मोटर के लिए करंट की। तो पहला, मोटर की निर्गत शक्ति या फिर आउटपुट पावर जिसे भी बोलते हैं, वो आपकी होती है 735.5 इंटू HP वाट। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है इधर साइड में। Q बराबर, Q आपकी एफिशिएंसी हुई है, सॉरी Q एफिशिएंसी नहीं है, तो Q बराबर आपका होगा 735.5 गुणे HP यानी हॉर्स पावर वाट, इतना होगा। तो ये आपकी मोटर के आउटपुट पावर हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोड करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लोड करंट, तभी कैलकुलेशन हो पाएगी करंट की। तो पहली लोड करंट होगी तो IL से डिनोट करते हैं, सफिक्स में L लिखते हैं। तो ये Q अपॉन ईटा V एम्पियर होगा आपका। ईटा आपकी क्या है? एफिशिएंसी, ये वोल्टेज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई Q अपॉन इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AC मोटर्स के लिए, AC मोटर्स के लिए आपकी करंट क्या होगी? तो सिंगल फेस AC मोटर के लिए आपकी करंट होगी IL बराबर Q अपॉन ईटा V cos 5 एम्पियर। ठीक, इतना समझ आया आपको? तो नेक्स्ट है हमारा थ्री फेस AC मोटर के लिए। सिंगल फेस का निकाला तो थ्री फेस का भी तो निकालना पड़ेगा। तो IL लोड यानी लोड करंट बराबर Q अपॉन √3 ईटा V cos 5 एम्पियर, ये होगा। ठीक, ये आपको डेरिवेशन नहीं करने, सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखने हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो आगे देखते हैं, इसी पे आगे एक छोटी सी लाइन, सभी मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर को नीचे दी गई टेबल के अनुसार लिया जाता है। जो हमारी मोटर की एफिशिएंसी होती है उसकी जो पावर लेते हैं हम और उसका पावर फैक्टर लेते हैं, वो हम नीचे एक टेबल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो टेबल बना लेते हैं। तो ये रहा टेबल हमारा। तो आपका 3 इस तरह कॉलम बनेंगे, 6 इस तरह कॉलम बनेंगे। ठीक, पहले कॉलम में होगा HP यानी हॉर्स पावर अश्वशक्ति, दूसरे में होगा 1 HP से कम, तीसरे में होगा 1 HP से 2.5 HP तक, और फोर्थ में होगा 2.5 HP से 5 HP तक, 5 HP से 20 HP तक, और 20 HP से अधिक। ठीक, तो पहले कॉलम में एफिशिएंसी कितनी कैसे लेंगे तो उसको हम देख लेते हैं। एफिशिएंसी अगर हमारी है, मान लीजिए ईटा, एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, तो ये 0.5 से 0.65 तक लेते हैं एफिशिएंसी। अगर हमारी 1 HP है तो 1 HP से कम है तो उसकी एफिशिएंसी इसके बीच में रहेगी 0.5 से 0.65 तक। अगर हमारी HP 1 HP से 2.5 HP तक है तो उसकी एफिशिएंसी हम लेंगे 0.7 से 0.75 तक। ठीक, इसी प्रकार 2.5 से 5 HP तक है आपका HP, तो ठीक, तो उसकी एफिशिएंसी कैसे लेंगे? 0.75 से 0.8 तक, इसके बीच में आपकी एफिशिएंसी आएगी। अगर 5 HP से 20 HP तक पावर है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 0.8 से 0.85 तक, इसी तक लेंगे। अगर 20 HP से अधिक है, 20 आपका मैक्सिमम माना जाता है, इससे ज़्यादा है तो 0.85 से 0.90 तक यानी 90 तक आपकी एफिशिएंसी ली जाती है। इन केस पावर फैक्टर भी ऐसे ही लेते हैं सेम।
अगर 1 HP है आपका, ये 1 HP का कॉलम है, पूरा कैमरे में नहीं आ रहा, आप समझ लीजिए, ये 1 HP है, 1 HP, मैं इसको दिखा देता हूँ। अगर आपकी पावर 1 HP से कम है, यानी मोटर जो है 1 HP से कम है, तो उसका पावर फैक्टर 0.60 होगा। अगर 1 HP से 2.5 HP तक है आपका मोटर, ठीक है, तो उसकी जो पावर फैक्टर होगा उसका 0.70 आप लेंगे, ठीक है। इस टेबल के अकॉर्डिंग ही लेंगे एफिशिएंसी और पावर फैक्टर, इससे ज़्यादा बाहर का कुछ आप नहीं लेंगे, अपने अनुसार लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इस टेबल को फॉलो करेंगे हम। 2.5 HP से 5 HP तक अगर आपका मोटर है तो 0.75 लेंगे, ठीक। अगर 5 HP से 20 HP तक है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक, तो आपका 0.80 तक लेंगे। अगर 20 HP से अधिक है आपका, जो 20 HP से अधिक आपका मोटर है, तो 0.90 तक लेंगे पावर फैक्टर। तो उसी के आगे अगला, इसी में हमारा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ साइज़ ऑफ केबल। जो केबल्स होती उनके जो माप होते हैं उनका हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी केबल की माप की गणना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि मशीनें, जब जो मशीन्स होती हैं हमारी मोटर से चलती हैं, तो जो मशीन्स मोटर से चलती हैं तब वह स्टार्टिंग में फुल लोड करंट से लगभग, जब हम कोई मशीन है उसको ऑपरेट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो फुल लोड करंट उसमें जब अप्लाई होता है तो 5 से 7 गुना अधिक करंट लेती हैं। वो जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है वो स्टार्ट होने में उससे ज़्यादा पावर लेती हैं। अब मान के चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, आप कोई साइकिल चला रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जब उसको कहीं चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा पावर लगती है पैडल को घुमाने में। फिर जब जैसे जैसे साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है तो आप अपने अनुसार मैनेज कर लेते हैं, फिर वो नॉर्मल में चलने लगती, ठीक। आपकी फिर ताकत कम खर्च होती है। इसी तरह ये मशीनें भी होती है, स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा पावर लेती हैं, फिर उसके बाद एक बार स्टार्ट होने के बाद वो नॉर्मल पावर पे आ जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए पावर वायरिंग में केबल का साइज़ लेते समय मोटर की फुल लोड करंट को 1.5 गुना, यानी 1.5 टाइम्स लिया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही केबल के साइज़ की कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो ये समझ आया आपको कैलकुलेशन। तो दोस्तों वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो ये टेबल बनाने के बाद हमारा ये वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर जल्दी वीडियो को फिनिश करते हैं। तो पहला इसमें कॉलम बनेगा चालक की माप। इसके अकॉर्डिंग आप वायर जो हैं केबल की वायर, उसकी माप, साइज़ की माप की गणना कर पाएंगे। तो पहले चालक यानी कंडक्टर जो यूज़ कर रहे हैं वायर, उसकी माप, मेजरमेंट, नंबर व व्यास का कॉलम बनाएंगे आप, जो कितने नंबर का है और कितने व्यास यानी डायमीटर का है। सिंगल कोर फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, 2 कोर का यूज़ होगा, ठीक है। पाइप में स्थापित के लिए विद्युत धारा, इसका कॉलम बनाएंगे। जो आपके पाइप है उसमें करंट स्थापित करने के लिए विद्युत धारा के लिए एक कॉलम बनेगा, ठीक। हवा में स्थापित के लिए विद्युत धारा, हवा में भी तो कोई करंट फ्लो होती है आपका, वो मैग्नेटिक करंट होती है, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा होगा फिज़िक्स वगैरह में, तो देख लेते हैं। तो ये कॉलम बन जाएंगे। 2 कोर, ये 3 कोर व 3 कोर के लिए अधिक के लिए है, 2 कोर, ये 3 कोर व 3 कोर से अधिक के लिए आपके जो वायर्स में कोर होंगे। तो कोर क्या होता है? कोर वो होता है जो आपका वायर देखा होगा आपने कि 2 वायर्स 2 ऐसे निकले रहते हैं, तो वो कोर होते हैं, ऐसे बनी रहती हैं। तो उस तरह का आपका कोर होता है। आपने फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में वायर्स के बारे में, उसमें डिटेल में आपने पढ़ा होगा। फाइबर वायर करके था, फाइबर ऑप्टिक्स का चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ा होगा, तो याद होगा आपको। बढ़ते हैं, देखिए हमारा क्या होगा, चालक की माप, यानी जो हमारा कंडक्टर उसका माप mm² में होगा, ठीक है, यूनिट देख लीजिए आप। और हमारा जो नंबर व डायमीटर होगा वो mm में होगा, बाकी करंट है हमारी एम्पियर में होगी, ठीक। तो पहला हमारा जो कंडक्टर है उसका मेज़रमेंट 2.5 है। तो अगर 2.5 का कंडक्टर आप लेते हैं, उसका साइज़ 2.5 का होता है, तो उसका जो नंबर होगा वो 1 होगा, ये देखिए वो 1 नंबर का होगा। और जो डायामीटर होगा, यानी जो 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है उसे डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या को या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर आ जाता है, तो ये 1.80 होगा, ठीक। आपका कोर कितने का, 2 कोर वाला होगा तो 24 एम्पियर की करंट जाएगी। अगर 3 कोर हुआ उससे अधिक का होगा तो 27 एम्पियर की करंट जाएगी,
और 2 कोर, दोबारा 2 कोर का, ये आपका 23 एम्पेयर करंट जाएगी। ये हवा में, हवा के लिए क्या होगा आपका, हवा के लिए 2 कोर का होगा तो 27 एम्पियर की करंट जाएगी। और 3 कोर व अगर 3 कोर से अधिक है तो 23 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अगर कंडक्टर की माप 4 है, कंडक्टर जो है उसकी माप 4 है, तो उसमें एक नंबर होगा, उसका नंबर 1 होगा, और जो डायामीटर होगा वो 2.24 होगा। उसमें करंट यानी सिंगल कोर फॉर इलेक्ट्रिक, जो सिंगल कोर का है हमारा वैद्युत संस्थापन के लिए, उसमें करंट 30 एम्पियर की जाएगी। और जो हमारा पाइप में स्थापित किया था, जो पाइप ले जाएंगे कंड्यूट वाली, उसमें अगर 3 कोर का है तो हमारा 35 का करंट जाएगी, 35 एम्पियर। 2 कोर का है तो 30 एम्पियर की जाएगी। इसी प्रकार हवा में स्थापित, हवा में स्थापित के लिए विद्युत धारा, तो 2 कोर वाला है तो 35 एम्पियर की करंट, और 3 कोर वाला है तो 30 एम्पियर करंट। ये टेबल आप बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग ही आप गणना कर पाएंगे। इसे हल्के में मत लीजिएगा, अगर टेबल है नहीं बनाता हूँ तो काम नहीं चल पाएगा। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे आपको बनाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार आपका कंडक्टर अगर 6 का है, ठीक है, तो उसमें एक नंबर का 2.80 का व्यास होगा। सिंगल कोर आपका होगा, सिंगल कोर फॉर इलेक्ट्रिक, तो 37 एम्पियर की करंट जाएगी। 3 कोर यानी हवा पाइप के स्थापित के लिए, आप समझ लीजिए, बार बार मैं बोलूँगा नहीं, तो ये 53 एम्पियर का होगा। ठीक, और 2 कोर का 47 एम्पियर का। इसमें हवा के लिए 2 कोर वाला होगा 43 एम्पियर यानी 43 का, और 3 कोर व अधिक के लिए 38 यानी 38 एम्पियर का होगा। इसी प्रकार चालक की माप 10 का है तो आपका कंडक्टर का नंबर तो एक ही होगा, लेकिन डायमीटर 3.55 हो जाएगा। और जो आपका 2 कोर वाला होगा, सिंगल कोर फॉर इंस्टॉलेशन 2 कोर के लिए, तो 51 होगा आपका। अगर पाइप आपका जो ग्राउंड में है तो 2 कोर का है, 3 कोर का है 70, और 2 कोर का है तो 63, और हवा के लिए 59, और 2 कोर के लिए 59 हवा में, और हवा में 3 कोर के लिए 50। ठीक, इसी प्रकार कंडक्टर का साइज़ है आपका 16, ये देखिए 16, तो इसमें आपका जो कंडक्टर का नंबर होगा 7/1.70 व्यास सहित, और जो 2 कोर का आपका इंस्टॉलेशन होगा सिंगल में तो वह 68 का होगा। ठीक, आपका 3 से अधिक कोर के लिए 91 होगा, और विद्युत धारा में उसी में 2 कोर के लिए 86, हवा के लिए 76 और 69 होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला इसी में 25 नंबर का अगर आपका है, इसमें देखिए मैक्सिमम 500 तो होता है, लेकिन आप मिनिमम 300 तक की नंबर याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं याद कर, देख देख के समझिएगा, फिर उसके बाद आप याद कर सकते हैं। धीरे धीरे याद करने से ही याद होता है। तो 25 अगर नंबर का है तो 7 नंबर होगा, 25 माप का 7 नंबर होगा, 2.24 आपका डायमीटर होगा। 90 ये 2 कोर वाला होगा, 3 कोर वाला 120 का, और आपका ये 2 कोर वाला 106 का, फिर 99 का, 82 का हवा के लिए। ये दोनों हवा के लिए, ये दोनों आपका किसके लिए, जो पाइप स्थापित किया आपने। तो इसी प्रकार अगला है 35 वाला, आपका पड़ेगा, जो माप होगी 7.7 होगा, और डायमीटर 2.50 होगा। आपका व्यास होगा 2 कोर का, 2 कोर वाला तो 112 का होगा, और आपका 3 कोर हुआ उससे अधिक के लिए 142 का होगा। उसके बाद 129 2 कोर का फिर होगा। फिर हवा में 2 कोर के लिए आपका 123, और उसके बाद 106 एम्पियर का होगा 3 कोर के अधिक के लिए। ये 3 कोर वाली लाइन है, तो आप याद रखिएगा। अगर मैं गलत भी कभी निकल जाता है मुँह से, तो आप बाई चांस याद रखिएगा कि ये 3 कोर के लिए, 2 कोर के लिए, 2 कोर के लिए, ये 3 कोर के लिए। ठीक, तो 50 वाला इसी प्रकार है, उसका साइज़ होगा कंडक्टर 50, और जो नंबर होगा 19। ये तीनों देखिए 50 से 95 तक। ठीक, 19 नंबर होंगे तीनों के। और 139 आपका 2 कोर के लिए होगा, हाँ, हवा के लिए 175, 156 हवा में के लिए, ये 2 कोर और ये 3 कोर। ये देखिए, ये 2 कोर अलग है और ये 2 कोर अलग है। ये हवा का 2 कोर 3 कोर है, और ये आपका पाइप में स्थापित 2 कोर 3, ये हवा का 2 कोर 3 कोर है। तो 152, 152, 129 है। ठीक, 70 इसी प्रकार 70 का 19 और 224 होगा।
172, 215, 191, 189, 156। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं 95 की तरफ। इसका होगा 19 नंबर और 2.50। इसका 207, 248, 231, 227, 188। 120 अगर कंडक्टर की माप है आप तो 37 होगा आपका, 37 नंबर होगा। 120 से 100 आपका 240 तक का नंबर सेम रहेगा। देखिए 37, 37, 37, बस क्या है कि डायमीटर में फ़र्क होगा। ठीक है दोस्तों, और डायमीटर इसका देखिए 2.50 होगा। इसका 2 कोर का 242 होगा, इलेक्ट्रिक जहाँ स्थापना कर रहे हैं। और आपका पाइप में जो होगा 2 कोर का 282 और 3 कोर का 266, और हवा के लिए 2 कोर 262 और 215, ये 3 कोर का। तो 150 का। बाकी देखिए नंबर तो सेम है, और डायमीटर मैं बता दे रहा हूँ बस 2.24, 278, 323, 305, 301, 246। इसी प्रकार उसका 2.50 होगा 185 साइज़ का। 316 आपका 2 कोर का आपका इंस्टॉलेशन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन है वहाँ पर आपका पाइप में अगर स्थापना हो रही 380 का 2 कोर होगा। 2 कोर वाले में 380 का एम्पियर की करंट जाएगी। ठीक, 3 कोर वाले में 350 एम्पियर की करंट जाएगी। हवा में अगर है आपका कंड्यूट, ठीक, तो 2 कोर के लिए 320 एम्पियर की करंट और 3 कोर के लिए 285 एम्पियर की करंट। 240 का है आपका, तो 3 डायामीटर 47 नंबर होगा उसका, और 3 डायामीटर। 2 कोर के लिए 381 आपका एम्पियर की करंट, और यहाँ पे ये दोनों आपका पाइप में जा रहे हैं। तो ये 2 कोर का पाइप में जा रहा है तो 445 एम्पियर का आपका करंट। 3 कोर का में 410 जाएगा। 3 कोर में क्या होती है, करंट ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसी वजह से ये देखिए नंबर्स कम है। और इसी प्रकार 365 और 330 का होगा आपका। क्यों होगा, क्योंकि ये हवा के लिए है। ठीक, 2 कोर वाला हमेशा ज़्यादा ही रहता है। देखिए इसमें 2 कोर वाला ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे है आपका, कहाँ पे तक पहुँचे थे हम, 240 तक। तो 300 अगर माप का है तो 61 आपका साइज़ होगा। 300 से 461 ही साइज़ होता है सेम। डायमीटर 250 3, और एम्पियर की करंट 440 और 500, और इसमें 500, 600, इसमें आपका 470, 560, और इसमें 410, 490, 375, 450। ठीक है, आई होप इतना समझ आया आपको। समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आपका है नेक्स्ट और लास्ट 500 एम्पियर का, 500 mm² की साइज़ है। तो ठीक है, उसमें नंबर आपका 91 लगेगा और डायमीटर 2.65 यानी 65। ठीक, आपका सिंगल कोर होगा जो 2 कोर का, सिंगल कोर का 2 कोर, वो 540 एम्पियर, बाकी सब में नहीं होता है डैट डैश। ठीक है, तो यहीं पे आज का टॉपिक हम एंड करते हैं, और बाकी का पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा, पार्ट 2 में। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो थैंक यू, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।